मित्रों नमस्कार। मैं राजेश रकीब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। थ्रू लिटरेरी लेंस में एक बार फिर हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आपको तो पता ही है कि इस चैनल पर हम लोग अलग अलग साहित्यिक रचनाओं पर विस्तार से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, समालोचना करते हैं। बिल्कुल विनोद जी। और आज आप क्या लाए हैं इसके लिए? आज हम एक चर्चित या यूँ कहूँ कि एक बिल्कुल अलग तरीके का नावल यानी उपन्यास लाया हूँ। जो हाल ही में शायद रिलीज़ हुआ है, बहुत समय नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है। जी बिल्कुल। एक हिंदी और सिंधी की जानी मानी लेखिका है जो तत्वमसी इस नावल के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। खारो पानी मीठो पानी, खरगोश जैसे चर्चित उपन्यासों की वो एक लेखिका है। आज उन्हीं लेखिका का एक और उपन्यास। आप जया जाधवानी जी की बात कर रहे हैं विनोद? जी हाँ, जया जाधवानी एक जाना-माना नाम, एक साहित्य में परिचित नाम और जिनकी एक अपनी शैली है। बिल्कुल। उनकी एक खास बात यह है कि हर उपन्यास में वे किसी न किसी नए विषय को नई चेतना से छूती हैं, कभी भी अपने विषय की पुनरावृत्ति नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी लेखक या कवि के लिए। बिल्कुल। और न सिर्फ नई चेतना से वे नए विषय को छूती हैं, बल्कि हमारी चेतना से भी छुआती हैं उस विषय को, ताकि हमारी चेतना भी विस्तार पा सके। और यही तो साहित्य का काम है विनोद जी। जी, आज के नावल का नाम है इस शहर में एक शहर था। वाह वाह, इस पर इससे तो कोई मुझे एक शेर याद आ रहा है। आप जरा शेर सुनाए वो। जी, मोहसिन नकवी साहब की गजल जी जी गुलाम अली साहब ने गाई बिल्कुल है। बिल्कुल, जरा सुनाए। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, हाँ क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था। वाह, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। तो जया जी बस इस दश्त में एक शहर का को इस शहर में एक शहर था कर देती लेकिन है। सवाल तो वही है विनोद जी, इस जी, शहर जी। में एक शहर था, बिल्कुल। वो क्या हुआ और आवारगी। ये नॉवेल मैं पाठकों को बता दूं कि जो पार्टीशन लिटरेचर लिखा गया, जो पार्टीशन पर नॉवेल्स लिखे गए, विभाजन पर जो नॉवेल्स लिखे गए, उनको अगर समकक्ष रखें तो ये नावल बिल्कुल एक अलग स्तर का दिखाई देता है। बिल्कुल। आपको याद दिला दूं कि पार्टीशन पर बहुत कुछ लिखा गया। तमस है, एक और आदमी मर गया, ट्रेन टू पाकिस्तान, और इंसान मर गया। जी, रामानंद सागर का और खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, चमन नहाल का आजादी, मनोहर मालगांवकर का बेंड इन द गंगेस। ये काफी कुछ लिखा गया काफी है कुछ लिखा पार्टीशन गया। पर। लेकिन पार्टीशन पर जो लिखा गया वो एक तो पंजाबी राइटर्स द्वारा लिखा गया या और भी लोगों द्वारा लिखा गया, और उनका जो केंद्र बिंदु था वो उस समय की नफरत, खून खराबा, दंगे, किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का गला काट रहे थे, किस प्रकार से समाज में नफरतें भर गई थी और लोगों ने माइग्रेशन किया, स्थलांतरण किया। यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ। ये एक केंद्र बिंदु था इन सारे पार्टीशन लिटरेचर का। यहाँ समझना ये है कि 3 प्रांतों पर खास करके पार्टीशन का असर हुआ, बंगाल, पंजाब और सिंध। तो बंगाल और पंजाब में यूं आके आधा बंगाल और आधा इधर आधा उधर, तो लोगों का विस्थापन तो हुआ। लोग, यानी मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि लाहौर से जो हिंदू और सिख चल पड़े वो जलंधर आए, अमृतसर आए, तो भाषा वही थी, प्रांत वही था, आगे चले यूपी तक गए, कल्चर वही थी। तो उनको जो सेटबैक मिला वो मिला जरूर, अपने जमीनें, अपने घर, अपने दुकान, अपने गांव तो छोड़े, लेकिन संपूर्ण रूप से वो अपरूटेड नहीं हो पाए, क्योंकि पंजाब के पंजाब में ही बस गए, बंगाल के बंगाल में ही बस गए। बस ये था कि दूसरा शहर, दूसरा गांव, अदला बदली हो गई एक तरह से। जी, लेकिन सिंध के साथ ऐसा नहीं हुआ। सिंध संपूर्ण प्रांत चला गया। तो सिंधी सिर्फ सिंध का तो विभाजन ही नहीं हुआ ना। सिंध पूरी तरह से पाकिस्तान में चला गया। और ये अपने आप में आयरनी है, जिस प्रांत का विभाजन ही नहीं हुआ उस प्रांत के सारे हिंदुओं को, सिखों को वहां से निकाल करके भारत भेज दिया गया, हिंदुस्तान भेज दिया गया। यानी हमारा ये नहीं था कि हैदराबाद से निकल के कराची चले गए, नवाबशाह से निकल के शिकारपुर चले गए, ऐसा नहीं हुआ। हम निकले तो बस निकले ही चले गए। वहाँ कराची से निकले दिल्ली आ गए, शिकारपुर से निकले बम्बई आ गए। तो संस्कृति बदली, भाषा बदली। खुल्द से आदम का सुनते आए थे विनोद जी। जी जी, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हमने। जी जी, बड़े बेआबरू होके।
तो मतलब मेरे पूछे से। बेआबरू का मतलब यहाँ ये है कि जिस तरह से पहली बात तो सिंध में ये लगा ही नहीं कि बंटवारा हो गया शुरू में, जी जी जहाँ पंजाब और बंगाल में बहुत आग जल रही थी, तो सिंधी लोग शांति से वहाँ बैठे थे। धीरे धीरे आंच आई कि लगा कि नहीं अब तो यहाँ से जाना होगा। और यहाँ पर ये भी एक, आई मस्ट से टू द क्रेडिट ऑफ सिंधी कल्चर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो कोई भी हो, सूफी कल्चर पर हम पर प्रभाव है। जी। शाह अब्दुल लतीफ, सरचल सरमस्त, सामी, सामी। ये जो बड़े राइटर्स हैं सिंधी के, और बहुत सारे हैं उसमें, बहुत सारे दरवेश हैं, फकीर हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो यहाँ उस प्रकार की कट्टरता जो बंगाल और पंजाब में देखी गई, वो सिंध में नहीं देखी गई। दंगे हुए, जनवरी 48 का एक दंगा हुआ, उसको छोड़ दिया जाए तो छुटपुट घटनाएं होती रही। तो सिंधी लोग निकल तो आए क्योंकि माहौल खराब हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन वहाँ के मुस्लिम्स ने उन्हें बहुत मदद की, प्रेम से भेजा। और हम लोग भी ऐसा सोच के निकले कि कभी न कभी वापस आएंगे, 2-4 साल में आ ही जाएंगे, 2-4 साल में आ ही कभी जाएंगे, आग ठंडी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो ये नॉवेल, ये एक सिंधी इमोशनल जो साइकोलॉजी है, या साइकोलॉजी है सिंधी डायस्पोरा की, उसको चित्रित कर रहा है। इस नॉवेल का जो नायक है नंद, वे 1979 में 48 में वो मुंबई आ गया है, और लगभग 30-32 साल के बाद वो वापस अपने शहर शिकारपुर जाता है। और शिकारपुर का बहुत ही डिटेल्ड वर्णन, राजेश जी, आपको इस नॉवेल में दिखाई देता है। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के पड़ोस के नाम, स्कूलों के नाम, धर्मशालाओं के नाम, सब कुछ। सो इट इज अ जर्नी back to the town. It is a journey back to those teenage memories. It is a journey back to the nostalgic feelings. और वो भी बड़ी कठिनाई से ये जर्नी होती है। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, तब उसके तुरंत बाद का ये टाइम पीरियड है जो दर्शाया गया है जी जी इस नॉवल में। हाँ। और वीज़ा केवल कराची, लाहौर और पेशावर का है जी, लेकिन इसके बावजूद वो शिकारपुर अपने शहर पहुंच जाता है। तो किस प्रकार से कुछ लोग उसको संचय की दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग अपनत्व की दृष्टि देखते हैं, कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ लोग मदद नहीं करते। तो यहाँ एक और भी एक बात उभर करके सामने आती है कि मानव समाज जो है वो ऐसा ही है, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। और ये नंद को वो पुराने लोग मिलते हैं, उनके घर में जो एक काम करने वाली एक माई जिना है, हाँ मुस्लिम है वो जी, लेकिन नंद को सामने देख करके पपक कर रो पड़ती हैं। आज भी उनके दिल में वही संवेदना है, सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और वो पूछती हैं उससे कि तुम कैसी रही तुम्हारी यात्रा, जब गए यहाँ से तो क्या हुआ। सारी चीज़ें उनको नंद बताते हैं कि कैसे कैसे शरणार्थी बन के पहुँचे भारत, और कैसे कैसे रिहेबिलिटेशन हुआ धीरे धीरे। वो भी पूरा विस्तार से इस नावल में इस बहाने से आया है। वहाँ से जैसे कुछ नहीं लाए थे तो वहाँ पर लोकल ट्रेन्स में छोटी छोटी चीज़ें बेची उन्होंने, हॉकर्स का काम किया, छोटी छोटी दुकानें लगाई, फुटपाथ पर बैठे, और धीरे धीरे उनका आर्थिक पुनर्वास होता चला गया। उसकी भी एक झलक हमें दिखाई और रहने के लिए भी जिस तरह की बैरक्स बनाई गई थी, वो युद्ध की बैरक्स कुछ मिली, जिस तरह से लैंड ज़मीन जो पड़ी हुई थी उस पर एनक्रोचमेंट, और विनोद जी आज तक जी वो जारी है रेगुलराइजेशन उस ज़मीन का। अभी तक वो लीजेस का रेगुलराइजेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया। यहाँ से पूरे भारत के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को बात कहूँगा कि भाई 80 साल हो गए हम बैरक्स में रहे, सिंधी कम्युनिटी यहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट मिला वहाँ इंक्रोच करके अपने झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली, घर बना लिए, पक्के घर भी बना लिए। आज तक लीज अलॉट नहीं हुआ है, कई हजार लाखों सिंधियों को ज़मीन नहीं मिली है उनके घर की। ये कौन से समाज में रह रहे हैं, कौन सी व्यवस्था में रह रहे हैं, इस पर ज़रा बात होनी चाहिए। आज भी हम वैसे ही बेघर हैं, आज भी हमको वैसे ही शरणार्थी की दृष्टि से देखा, हमारी ज़मीन ही नहीं हो पाई। आज भी लीज की दुकानें हैं, लीज के घर हैं। लेकिन विनोद जी इस नावल में जो बड़ी कमाल की बात कही गई है, जया जी ने जो कही है कि सिंधियों से उनकी ज़मीन छिन गई, जो सिंधी वहाँ से इधर आए, हिंदू सिंधी, तो एक तरह से उन्होंने पूरे विश्व को ही अपना घर बना लिया। इस तरह के उदाहरण आपको यदा कदा मिलेंगे, ये विश्व में बहुत कम मिलेंगे। तो ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि सिंधियों ने पूरे विश्व को, पूरे देश को और पूरे विश्व को अपना घर सा बना लिया। लेकिन जब हम अभी जैसे बात की आपने कि आज तक वो लीजेस रेगुलराइज नहीं हो पाई हैं, तो ये जो प्रैक्टिकली जब हम समाज में जीते हैं तो इसमें कहाँ तक आप समझते हैं कि सिंधियों ने पूरे विश्व को अपना घर बनाया और विश्व ने अपना घर बनाने दिया? देखो, सिंधियों ने तो विश्व या राष्ट्र को स्वीकार कर दिया जी, लेकिन क्या संपूर्ण राष्ट्र और विश्व ने सिंधियों को स्वीकार किया है क्या? ये महत्वपूर्ण बात, ये महत्वपूर्ण, क्योंकि
एक कम्युनिटी संपूर्ण विश्व को अपना घर बताती है, संपूर्ण राष्ट्र को अपना घर बताती है। यहाँ पर नारी लक्ष्मणी जी की एक पंक्तियाँ हैं, जी। वो कहते हैं कि को कश्मीरी को मद्रासी सिंधी एकड़ा भारतवासी। वाह, कोई कश्मीरी कोई मद्रासी, सिंधी एक हैं जो भारतवासी हैं। ठीक है कि उनके पास कोई डेजिग्नेटेड जमीन नहीं है कि ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये बंगाल है, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे प्रैक्टिकली तो बहुत सारी बातें आई, लेकिन यहाँ पर जो मैं साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा जी। संपूर्ण सिंधी समाज के लिए है वह यह है कि पार्टीशन हमारे लिए समाप्त नहीं हुआ। इट इज अ रियलिटी, इट इज अ परपेचुअल रियलिटी, इट इज परकोलेटिंग इवन टुडे। द ब्लड ऑफ द पार्टीशन इज परकोलेटिंग इनटू आवर वेन्स इवन टुडे। आज भी हम उस दंश से मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि द रूटलेसनेस का जो सेंस है, द घोस्ट ऑफ द रूटलेसनेस इज कंटिन्यूसली हॉन्टिंग सिंधी साइकी। तो ये महत्वपूर्ण और है। शायद यही कारण था कि जो नंद है इस उपन्यास में, वो 31 साल बाद जाकर भी अपने शहर को देखना चाहता है, अपनी जड़ों को देखना चाहता है। समझना चाहता है कि आखिर हम कहाँ थे और क्या वो सार और असार के बीच का जो द्वंद्व है। भाई शहर तो थोड़ा बदल गया होगा, लोग बूढ़े हो गए होंगे, कुछ लोग मर गए होंगे, इमारतें भी ध्वस्त हो गई होंगी, नई चेंज इमारतें हो रहा होंगी, है, लेकिन मेमोरी उसकी चेंज नहीं हुई। लेकिन याददाश्त याददाश्त, जो संवेदना सार है, वो चेंज नहीं हुई। और क्या वो है वहाँ, ये देखने के लिए उसके जो ललक है उनके मन में जो पैदा होती है, ये और कितने लोग कर पाते हैं ऐसा जाकर। और करने से फिर मैं विनोद जी आपसे ये क्या मिलता है? प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या मिला नंद को, क्या मिला अब और क्या मिलता है? नंद एक तो अपने घर को देखना चाहते थे, वो जाते भी हैं अपने घर जी, लेकिन वहाँ कोई पंजाबी है, वो उनको आने नहीं देते। आने नहीं देते। हाँ। अब यहाँ भूलना नहीं चाहिए किसी कम्युनिटी के नाम, लेकिन सिंधी और पंजाबियों का जो दृष्टिकोण है वो विस्थापन को लेकर के काफी अलग अलग है। कहीं ना कहीं जो बाकी कौमें हैं पंजाबी के, कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उन्हें मिला, एक हिंसा हुई, मारकाट हुई, तो कहीं वो वेंटिलेशन मिल चुका है। लेकिन सिंधी कोई जो हृदय में जो बात है, वो जो पार्टीशन ऐसा होता है ना, जैसे मैं इसको थोड़ा और जी। स्पष्ट कर दूं। जी। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट जी। गई, प्लास्टर लगा, आप 6 महीने हॉस्पिटल में रह करके वापस आए। लेकिन उसी एक्सीडेंट में दूसरे व्यक्ति को एक जो ना अंदरूनी मार लगता है, मतलब जख्म ऊपर से नहीं होता, हाँ। अंदर से होता है। उस समय पता ही नहीं चलता, उस समय दर्द होता नहीं है, लेकिन 6-8 महीने बाद उस हड्डी में थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है और जिंदगी भर वो हड्डी वैसे ही दुखती रहती है। तो सिंधियों के साथ ये पार्टीशन का एक्सीडेंट ऐसा हुआ है। बिल्कुल। उस समय कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मारकाट नहीं हुई, कत्लेआम नहीं हुआ, लेकिन वो पार्टीशन कहीं ना कहीं हमारे इट हैज सेटल्ड डाउन इन अवर बॉडी, सोल एंड माइंड। तो नंद के जो तजुर्बे हैं, चाहे वो रास्तों पर घूमना हो और उनको कहीं खटिया पर बिठा के खाना भी दे देते हैं वहाँ के सिंधी लोग, हाँ। तो ये जो अपनापन है, ये जो सिक जिसको हम सिंधी में कहते हैं, सिक जो है एक वर्ड है, इट इज अ पॉइंटिंग फॉर समथिंग और समबडी, तो ये वहाँ मिलती है, नंद को भरपूर मिलती है। और यही उसका सरमाया है, यही उसका लाभ है। कोई और लाभ की दृष्टि से नहीं जाता वहाँ, तो उसको he feels psychologically and emotionally enriched when he visits his native town शिकारपुर। और एक बात, वो स्कूल में पढ़ता था, 10-12 साल का था, और उस समय उसका परिचय एक लड़के से होता है जिसका नाम सिंधु था। तो ये बचपन का प्यार भी उसे वहाँ खींच ले जाता है। सिंधु को देखने की ललक, कि चाहे वो मिडिल एज मदर हो गई होंगी, तो उससे क्या हुआ, वो ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो सिंधु के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है। तो ये जो घटना है, खास करके अंत में आती है ये घटना। जी, पूरा नॉवेल होता है कि हाँ जाऊंगा, एक अलग अलग चीज में कुछ अनजान लोग मदद करते हैं, क्योंकि बिना वीजा के है उस शहर के लिए, वो ये भी जानने वाली बात है। और वो उस समय बड़ी इमरजेंसी का माहौल है पाकिस्तान में, सिंध में, तो किसी तरह से वो बचाता और सहारा ढूंढता हुआ आखिरकार सिंधु के घर तक पहुंच ही जाता है। सिंधु की एक जवान बेटी है, उसे दिखाई देती है और वो बोलता है कि मैं अब तुम्हारे माँ को जानता हूँ, उल्लासनगर से आया हूँ, और मिठाई का पैकेट उसको देता है, बोलता है कि अपनी माँ को दे। तो ऊपर देखता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी है बालकनी में। एक मन करता है कि वो जाए, लेकिन वो जाता नहीं है, वहीं रुक जाता है और बोलता है कि समय अच्छा आएगा, या कुछ परिस्थितियाँ बदलेंगी, या फिर दूसरा जन्म होगा, तो शायद हम और आप फिर से मिल पाएंगे। लेकिन राजेश, यहाँ पाठक के मन में एक शंका सी आती है कि जो व्यक्ति
बचपन का प्यार ढूंढता हुआ, सिंधु को ढूंढता हुआ एक देश की सरहद पार करके दूसरे देश की सरहद में दाखिल होता है और इतने खतरे मोल लेता है, और उस लड़की को जिसे वो बचपन से जानता है उसके दरवाजे पर खड़ा है, उससे बिना मिले जी। वापस चला जाता है। ये तो साहब बड़ा अपने आप पर जुल्म है, और शायद सिंधु पर भी जुल्म, क्योंकि सिंधु भी शायद पहचान ही लेती। जी। अब हम डाउट में रह जाते हैं कि शायद सिंधु ने नाम से पहचाना या नहीं पहचाना। तो साहब इसकी सबको पहचान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं, वाह वाह। मुश्किल है बहुत आसान नहीं, ये प्यार भुलाना बचपन का। जी। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का। तो बस वो लगता है कभी कभी कि मिल लेता, नहीं भी मिला, कुछ भी हो सकता है। और इसका लेकिन विनोद जी एक मैं प्रतीकात्मक रूप से भी इस घटना को समझना चाहता हूँ। सिंधु नाम है, सिंध जी, है, जी। एक सिंध का प्रतीक है। जी। जाता है नंद अपनी सिक्क के हवाले से, वहाँ पहुँचता है और देखता है लोग भी हैं, बदल भी चुके हैं, फिर भी वो सार की तलाश में, वो सिक्क की तलाश में। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि सिंधु ने क्या उसको पहचाना या नहीं पहचाना, या बस उसकी चौखट तक जाके पलट आना ही उसकी तकदीर में था। यही लगता है, ये भी लगता है। यही लगता है, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो तो ऐसी हैं कि आप वापस नहीं जा सकते आज के डेट में, वहाँ जाकर सेटल नहीं हो सकते, जाके उस चौखट को छूकर ही वापस आ सकते हैं। बस। तो इस दृष्टि से इसका सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक महत्व है, बिल्कुल बहुत महत्व बहुत ज़्यादा है। तो अब ये पार्टीशन या जो विभाजन का साहित्य है उसमें ये अलग इस दृष्टि से है। तो यहाँ इस उपन्यास के अंदर आपको मार काट नफरत नहीं दिखाई देती, एक तो ये बात। बिल्कुल। तो यहाँ वो वो प्रेम, वो स्नेह को खोजने इसका नायक वापस सिंध जाता है। तो एक तो ये कि यहाँ पाकिस्तान से भारत आते हुए लोग नहीं दिखाई देते, भारत से वापस एक व्यक्ति जाता है, एक जाता है, समूह नहीं जाता, ग्रुप नहीं जाता। तो ये वो नावल, जो बाकी नावल है, दे आर द novels or stories of groups. This is the story of an individual. यहाँ से वहाँ जाता हुआ कितना जक्सापोजिशन, कितना एक सोचकर हम देखें। जी जी। तो कितनी बड़ी और बात दूसरे जो नॉवेल्स है उनकी सेटिंग जो थी वो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन के समय और 1-2 साल बाद की सेटिंग है, लेकिन इस नॉवेल की 32 साल बाद की सेटिंग है। और वो जो साइकी पर जो इफेक्ट हुआ है, उसका आत्मा पर, मन पर जो प्रभाव पड़ा है पार्टीशन का, उसका चित्रण है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक भावनात्मक दृष्टि से विभाजन के 3-4 दशक बाद किसी संवेदनशील व्यक्ति के नज़र से देखना है। और ये घटित और अघटित का जो संदर्भ है इसमें, घटित वो हुआ जो राजनीतिक दृष्टि से घटित हुआ, विभाजन हुआ, लोग आए, लोग मारे गए, लोग बेघर हुए, अपरूटेड हुए। अघटित कई चीज़ें रह गई, सिंधु और नंद का प्यार अघटित रह गया। अघटित वहाँ का बिलोंगिंगनेस, वहाँ हम रहते तो कैसा होता, वहाँ का क्या होता, एक जो साझा संस्कृति थी, एक जो सूफी संस्कृति थी, एक जो अपनत्व की भावना थी दोनों कम्युनिटीज के बीच में, वो सब कहाँ है? वो सब का क्या हुआ? वो क्या हुआ? आवारगी जो कहा, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या हुआ आवारगी? इस शहर में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी? क्या हुआ? तो कहाँ चला गया वो सब कुछ? क्यों चला गया? और ये आवारगी हमारे पल्ले क्यों पड़ी कि आज तक वो बेसिकली जो व्यक्ति बिलोंगिंगनेस, जो सिक्का, जो प्यार, जो अपनत्व चाहता है, वो सारे विश्व में अगर उजड़ी हुई कम्युनिटीज़ को भी मिले तो शायद, लेकिन क्या मिल पाता है? और इस उपन्यास की खास बात ये है कि उपन्यास ये जो है वो एक माहौल का, परिस्थितियों का उपन्यास है। कहानी आप ढूंढने जाएंगे तो शायद बिल्कुल न मिले आपको। बस नंद वहाँ जाता है, शिकारपुर में घूमता है, किसी तरह पहुँचता है, इधर उधर कराची में घूमता है, फिर शिकारपुर में घूमते हुए सिंधु के पास पहुँच के वो देख के लौट आता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल नैरेटिव है। और बीच बीच में जो लेखिका ने कमेंट्स किए हैं, बड़े प्रोफाउंड कमेंट्स किए हैं, खास करके काफ़ी सारी जगहों पर विनोद जी, अगर आप पाएंगे तो दार्शनिक एक लेखिका दार्शनिक के रूप में उभर के सामने आती हैं, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में उभर करके सामने आती हैं। कहती हैं कि पानी पीने के बाद जो निर्माण होता है वही सही प्यास है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। प्यास पानी की नहीं होती, पानी की नहीं होती, मंजिल पर पहुंचकर भी क्या कोई मंजिल पर पहुंचता है क्या? तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स हैं, और ये जिंदगी के अनुभव से उपजती हैं ऐसी बातें।
और जिस व्यक्ति को सिंध और सिंधी इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पता न हो, वो भी ये उपन्यास पढ़ सकता है और उसको सिंध का इतिहास, भूगोल पूरी तरह से पता चल जाएगा। इसका सिंध का इतिहास तो बिल्कुल पता चल जाएगा, कॉन्टेक्स्ट पूरा पता चल जाएगा कि और क्या एक है। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में दिस इज द नॉवेल ऑफ माइग्रेंट सेंसिबिलिटी। आप Yes. कोई भी कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह जब माइग्रेट होती है तो संवेदनाएं वैसे ही निर्माण होती है जैसे नंद के मन में निर्माण होती है। तो एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इट इज नॉवेल ऑफ डायस्पोरिक सेंसिबिलिटी, ये भी कह सकते हैं हम। बिल्कुल। मैं जो माइग्रेशन की सेंसिबिलिटी है, इमिग्रेशन की, हम बड़े बड़े नॉवेल्स की बात करते हैं विनोद जी, सलमान रश्दी का सैतानिक वर्सेस से सैतानिक लेके वर्सेस और से जो बात करते हैं, पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ एक लिटरेचर का तालिब इल्म होने के नाते विनोद जी, जी कि उनमें उस तरह की मुझे सेंसिबिलिटी नहीं मिली। मैं शायद कुछ लोग इससे इत्तेफाक न रखें इस चीज़ जी, से, जी। ना नहीं भी रख सकते हैं। नहीं भी देखिए, रख सकते हैं। डिसएग्रीमेंट इज ऑलवेज वेलकम, लेकिन इस तरह के जो नॉवेल हैं इनमें आपको वो जो एमिग्रेशन की सेंसिबिलिटी जो मिलती है, जो माइग्रेशन की सेंसिबिलिटी मिलती है, वो आपके मन को कहीं ना कहीं छू जाती है। यानी नहीं तो माइग्रेशन की सेंसिबिलिटी सिर्फ वो समंदर के ऊपर से एक्सीडेंट होके जहाज में से गिर जाना और फिर वो उसमें मुझे नहीं मिली हो। और दूसरी बात ये भी है कि जया जी जिस समाज से आती हैं उस समाज ने वो विभाजन का दंश झेला है बिल्कुल। और वो विस्थापन के दर्द उन्होंने देखे हैं। और अब सलमान रश्दी जी की मैं बात करूँ तो सलमान रश्दी देश को उस तरीके से नहीं छोड़ गए, उनको मजबूर नहीं किया कि भाई देश बिल्कुल। छोड़ के चला, उनके कारण कुछ अलग थे। बिल्कुल। तो वो कारण वैसे सेंसिबिलिटी क्रिएट नहीं कर वो पाए। नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्वेच्छा से जो लोग जाके परदेश में इंग्लैंड में बसे हैं उनकी सेंसिबिलिटी अलग होगी। वो सिर्फ याद करेंगे, याद वो सेंटिमेंटल करेंगे। होकर के याद करें। जैसे बहुत सारे चित्रा बनर्जी देवकर्णी हैं, जी। झुम्पा लहरी हैं, भारती मुखर्जी हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं वो स्व इच्छा से अमेरिका में बस गए, उनको किसी ने निकाला नहीं। तो उनकी सेंसिबिलिटी और जया जी की सेंसिबिलिटी और सिंधी कम्युनिटी की बिल्कुल सर, सेंसिबिलिटी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये इसलिए है कि नंद जैसे वहाँ जाता है और उन चीज़ों को उन लोगों से मिलता है और उसे याद आता है कि उसने तो उनको छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल। उसको मजबूर कर दिया गया सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए। उसको अपना प्यार छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, अपना पड़ोस छोड़ना पड़ा, अपना माहौल छोड़ना पड़ा, अपने जो सारी सांस्कृतिक जो माहौल था वहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ा। हालांकि वो छोड़ना नहीं चाहता था और उसको मजबूर कर दिया गया छोड़ने के लिए और उसको पता भी नहीं कि उसका उसमें दोष क्या था। बिल्कुल। तो ये एक अलग तरीके का मनोज्ञान बनता है और इस मनोज्ञान को, इस दर्शन को और सिंधियों के मन की जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो कहीं साहित्य में ढंग से अभिव्यक्त नहीं हुई है, हो पाया है। नहीं हो पाया। तो बिल्कुल। उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस चेतना को, उस विभीषिका को कहूँ, जो भी आप नाम दे लें, जया जी ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से साहित्यिक ढंग से उपन्यास के माध्यम में समाज के सामने रखा है और ये हिंदी में रखा है। तो इसलिए जो नॉन सिंधी पाठक है उन तक वो ये भी बात- ये बात उन तक भी पहुंचेगी। हम जया जी को साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं कि इस प्रकार का नावल आपने लिखा और बहुत ही आपने सिर्फ नावल नहीं लिखा, ये सिंधियों की संवेदनाओं को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल जी। और सबसे गुजारिश है कि नावल पढ़ें और इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी हो। बिल्कुल हो तो ज़रूर और लोगों तक पहुंचेगा। तो आज बस इतना ही। आप बताइएगा कि आज की ये चर्चा इस शहर में एक शहर था, आपको कैसा लगा? और वो नकवी साहब की गज़ल जरा दोहरा दे, 2-3 शेर और भी याद हो अरे तो हम जरा शायराना तरीके से इस चर्चा का समापन करें। ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। और मैं तो ये कहूँगा, इस शहर में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में। वाह वाह। कल रात तन्हा चांद को देखा था मैंने ख्वाब में। मोहसिन मुझे रास आएगी शायद सदा आवारगी। वाह वाह। बिल्कुल साहब। तो यही सदा सुनने नंद वहाँ जाते हैं कि शायद कोई सदा आ ही जाए। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।